नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज के अंक में बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। बहुत ही घमासान मचा हुआ है। कैसी लड़ाई चल रही है पार्टियों के बीच में, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और फाउंडर डायरेक्टर उड़ीसा डायलॉग राजेश महापात्रा और वरिष्ठ पत्रकार औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले राजेश के पास जाएंगे। राजेश, उत्तर प्रदेश का सघन दौरा करके आए हैं, तमाम इलाकों में घूमकर आए हैं और अभी हाल में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से होकर आए हैं, जहां पे अभी फर्स्ट फेज की वोटिंग होने जा रही है। राजेश, किस तरीके की लड़ाई आप वहां देख रहे हैं? एकदम देखिए, आप अभी उत्तर प्रदेश में कहीं पे चले जाइए और किसी से पूछिए कि भाई माहौल क्या है, तो आपको जवाब लगभग हर जगह एक ही मिलेगा कि भाई साहब टक्कर है। टक्कर किनके बीच में है? टक्कर सपा गठबंधन और भाजपा के बीच में है। तो ये शायद हम श्रोताओं के बेनिफिट के लिए बता दें कि, और ये हकीकत है, जमीनी हकीकत भी यही है कि ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये एक द्विपाक्षिक या बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1989 के बाद, 1989 के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में हम बाइपोलर कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं, यानी कि 3 दशक से ज्यादा समय के बाद पहली बार हम बाइपोलर कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं। इससे पहले सारे इलेक्शंस, चुनाव, चाहे 1991 का हो, 96 का हो, 2002 का हो, 2007 का हो, 2012 का हो, 2017 का हो, या तो ये 3 कॉर्नर रहे या तो 4 कॉर्नर रहे। और मुख्य तौर पे 4 पार्टी रहे इसमें। पहले समय में कांग्रेस पार्टी था, जब जो जिसकी की वहां पे दबदबा था। 1985 तक कांग्रेस वहां के सबसे बड़ा लीडिंग पार्टी रहा और उसके बाद धीरे धीरे उसके हम ग्राफ देखे हैं। तो कांग्रेस और उसका पहला चैलेंजर वहां पर उस समय समाजवादी पार्टी नहीं था, उसमें जनता दल था। मुलायम सिंह यादव जब पहले मुख्यमंत्री बने थे तो जनता दल के मुख्यमंत्री बने थे। जब जनता दल की विभाजन हुआ 90 के दशक में, तब समाजवादी पार्टी बनी। तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा पहले कंटेंडर बन के निकला और उसी दौरान हमने बहुजन समाज पार्टी का इमर्जेंस देखा और कांसीराम के गाइडेंस से, मायावती के लीडरशिप में पहली बार वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा पार्टी बन के उभरी। और भारतीय जनता पार्टी 1992 के बाबरी डेमोलिशन और मंडल कमंडल संघर्ष के बाद वो भी वहां पे एक मेजर फोर्स होकर निकली। ये 4 पार्टियों के बीच में खेल हुआ। इन सारे इलेक्शन में कभी ये पार्टी ऊपर, कभी वो पार्टी ऊपर। और पिछले जो 3 इलेक्शंस रहे हैं उसमें मूल तौर पे 3 खिलाड़ी रहे: भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। और ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक तरह से देखा जाए तो एक ही वोट बेस को ऊपर इनका खेल था। कुछ इनके एक्सक्लूसिव वोट बेस थे। समाजवादी पार्टी के पास यादवों का वोट बेस था, बहुजन समाज पार्टी के पास दलितों का वोट बेस था, और बीच में मुसलमान और बाकी कुछ पिछड़ा वर्गों के वोट को लेकर इनके बीच में खींचतानी लगी रहती थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना बेस जो है ज्यादातर सवर्णों के आधार पर बनाया और उसके बाद धीरे धीरे वो दूसरे वर्गों को अपने आड़ में लेना शुरू किया। पहले उसने कुछ नॉन यादव ओबीसी को लिया, उसके बाद पिछले 2 चुनावों में उनका अपना प्रयास रहा कि दलितों के बीच में इनरोड्स बनाने के, जो थोड़े और पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके बीच में जाने का, और उसने एक अपना ब्रॉड बेस बना दिया। और ये सारे प्रक्रिया होने के बाद हम ये चुनाव देखने को पा रहे हैं जो कि एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट होगा। अभी तक जो हम देखते आ रहे थे कि जो 2017 में था, भारतीय जनता पार्टी अपना बेस को पूरा कंसोलिडेट कर गया था। बाकी जो वोट्स थे वो विभाजित होते रहे और उसने 40% वोट जब लाया तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री 312 सीट्स के मिले। उससे पहले कोई भी पार्टी जो सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में, उसको 32-33% से ज्यादा वोट की आवश्यकता नहीं थी। अधिकांश सरकार वही 30-31%, मतलब 1/3 मतदान आपके पक्ष में पड़ गया तो आप सरकार बना लेते थे। जब उस मतदान से 5-6% भारतीय जनता पार्टी ने, ये जो अमित शाह जी ने जो एक नए तरह का
जातियों का समीकरण किया बड़ा सक्सेसफुली, उसके बदौलत उनको 7-8% वोट प्लस मोदी लहर का मदद, और एक तरह से ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कार्ड को भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से खेला, और उसके चलते वो जब 40% में पहुंच गए तो उन्हें 312 सीट मिले। तो पहले इनके साथ तो कुर्मी आए, यादव को छोड़ने के बाद कुर्मी सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बैकवर्ड कास्ट होते हैं, लेकिन वो काफी नहीं था। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हिंदी हार्टलैंड हो या हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत हो, हम जानते हैं कि जाति और अनुजाति बहुत भरे हुए हैं और हर किसी का अलग अलग डायनामिक्स है, हर किसी का एक अलग अलग आइडेंटिटी है। तो 2017 में अमित शाह की खासियत ये थी कि इन्होंने समझा कि मुलायम सिंह यादव जब समाजवादी पार्टी का दबदबा बनाए थे उत्तर प्रदेश में, उनका एक सीक्रेट टू सक्सेस ये था, ये जो छोटे छोटे पिछड़ा हुआ वर्ग है, ये बहुत सारे 16-17 जातियों को इकट्ठे किए थे, और उसी तरह से समाजवादी पार्टी उभर के आई थी कांग्रेस के विपक्ष में। इन्होंने 2017 में वही फॉर्मूला को एक और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डाला, और जिससे कि बीजेपी के जो कोर वोट बेस रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सवर्णों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, वहां लगभग 10% ब्राह्मणी है, ठीक है, तो सवर्ण और जो कुर्मी जैसे ओबीसीज और अति पिछड़ा वर्ग जो कुछ है उनको ले आया। दूसरा जो एक चीज है कि जो नरेंद्र मोदी के कई सारे वेलफेयर स्कीम्स के जो थे, वो उनके जो लाभार्थी कहते हैं, वो बहुत गरीबों के बीच में, जो दलितों के बीच में, जो ऐसे वर्ग दलित का जो मायावती के साथ नहीं थे, जो नॉन जाट ऑफ दलित थे, उनके अंदर भी बीजेपी ने एक अच्छा इनरोड बना लिया। ये इनको एक तरह से वो लोग लाभार्थी कहते हैं, जो चूंकि उन वेलफेयर स्कीम से फायदे मिलते हैं उनको, प्रधानमंत्री का आवास योजना हो गया, राशन हो गया, दूसरी सब्सिडी हो गए, ये भी बीजेपी के साथ जुड़ गए, और वही इनको 40% पे पहुंचाया। अब इस चुनाव में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अब पहली बार एक नया सामाजिक संतुलन जो बना था वो फिर से बिगड़ गया है, और कॉन्टेस्ट लेकिन बाइपोलर हो गया है। आमतौर पे जब एक सामाजिक समीकरण बना होता है, वो अगर बिखर जाता है तो आप कॉन्टेस्ट और मल्टी कर्नल हो जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार वही जो फॉर्मूला अमित शाह खेल रहे थे, वही फॉर्मूला अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अति पिछड़ा वर्ग के कुछ लोग उनसे, योगी आदित्यनाथ से जो नाराज हो गए, वो अभी अखिलेश यादव के पास चले गए हैं। जाट जो किसान आंदोलन को लेकर इस सरकार से बहुत नाराज हो गए, वो ज्यादातर राष्ट्रीय लोकदल के साथ अब जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी का अलायंस पार्टनर है। और एक सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है, जो मुसलमान वर्ग है, जिनका वोट दो पार्टी के बीच में बढ़ता था, और कई बार उसमें तीसरे चौथे भागीदारी भी हो जाती थी, कभी कांग्रेस ने खड़ा कर दिया कोई मुसलमान कैंडिडेट, या कोई मुस्लिम पार्टी कोई खड़ा कर दिया, वो भी बहुत वोट काट लेते थे, और वो भाजपा को बहुत मदद करती थी, वो जो वोट जो बट जाता था। तो अब की बारी जो है, सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है कि मुसलमान वोट एक तरह से तय है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान वोट, बहुत कम वोट टूटेंगे उस ब्लॉक से, वो समाजवादी पार्टी को जाएंगे। जहां एक्सेप्शन होगा वहां ऐसा हो सकता है कि इक्का दुक्का जगह जहां पे समाजवादी पार्टी के गठबंधन के कैंडिडेट बहुत वीक हो, या कुछ कैंडिडेट लेवल पे कुछ गड़बड़ी हो, और वहां पे बहुजन समाज पार्टी का अगर स्ट्रांग मुस्लिम कैंडिडेट कोई है, या कांग्रेस का कोई स्ट्रांग मुस्लिम कैंडिडेट है, तो शायद मुसलमान वहां पे वोट देते। लेकिन ऐसे विधानसभा सीट्स के संख्या इस बार बहुत कम है, ना के बराबर है। मुसलमान वोट लगभग आप कह सकते हो कि अखिलेश को जा रहा है। अब ये एक नया समीकरण हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 40% से जाट के वोट टूटे हैं, उनके उस 40% से कुछ अति पिछड़ा वर्ग का वोट टूट रहे हैं। कितना टूट रहे हैं वो हमें अभी तक पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, पूर्वांचल का दौरा हमने किया नहीं है, जो दौरा भी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है बोल पाना, हमें देखना पड़ेगा और कुछ दिन तक। लेकिन पश्चिमी यूपी में एक बात साफ है कि जाट समुदाय जो है उसका कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2/3 राष्ट्रीय लोकदल के साथ जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत लगाई है, फार्म लॉज रिपील करने के बाद जो उनको एक मौका दिया, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया, काफी मेकअप कर रहे हैं ये।
इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो इन्होंने जो मेकअप कर रहे हैं, क्या वो काफी है? शायद वो काफी होता अगर मुसलमानों का वोट बढ़ता, क्योंकि पश्चिमी यूपी में ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर अगर जाट और मुसलमान का वोट आपको मिल गया तो आप निकल गए। तो इसीलिए जो थोड़ा बहुत मेकअप इन्होंने किया है जाट वोट्स को, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इनको हेल्प करेगा। अगर मोटा मोटा कहानी पूछे तो जो 58 सीट फर्स्ट फेज में जा रहे हैं उसमें खेल 50-50 का है, क्योंकि ये 58 सीट्स में ऐसे कई सारे सीट है जो आगरा मथुरा बेल्ट में पड़ते हैं, जो अर्बन सीट्स है, वहां पर बीजेपी अपना कायम रखा है। उनको उतना लॉस की फिक्र नहीं है वहां पर। मेरे हिसाब से इस 58 सीट में कहा जाए तो 25 से 28 के बीच में दिखाई दे रहा है। दोनों सत्ता पक्षों को 25 से 28 मिल सकता है और गठबंधन को भी 25 से 28 के बीच में मिल सकता है, और 3 से 4 सीट, 3-1 सीट भारतीय बहुजन समाज पार्टी को जा सकता है। ये मेरा आंकलन ये लगा रहा हूं। और हो सकता है अगर जो हमें एक बड़ा मुद्दा है जो जिसके ऊपर बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रहा है लोगों को, कि मायावती अगर कॉन्टेस्ट से बाहर हो गई है इस बार, इसलिए उनको मुसलमान वोट नहीं मिल रहा है। उनके जो दलित वोट है वो अनेक भाजपा के लोग क्लेम कर रहे हैं कि ज्यादातर उनको आएगा, हो सकता है उनको जाएगा। एक चीज जिसका पता नहीं चल रहा है कि भाजपा के पास भी बहुत दलित वोट्स थे, वो वोट्स क्या वो भी रह रहे हैं उनके पास, या उनसे भी कुछ टूट रहे हैं? अगर, क्योंकि कई जगह जैसे मेरठ, सरदना वगैरह में हमने सुना कि दलितों में थोड़ा सा ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो लगाव पहले था वो लगाव कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कहीं वो दलितों का वोट अगर चले जाए तो फिर हो सकता है, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन के तरफ और बढ़ जाएंगे। लेकिन उसको अगर ये जो दलित वोट है, जो एक तरह से साइलेंट वोट है, जो एक तरह से किंग मेकर वोट है इस चुनाव में, उसको हम अगर बाहर रखे, ऊपर जो समीकरण और जो वोकल वॉइसेस से हमें नजर आ रहा है, ये कह सकते हैं कि पहला फेज में 50-50 का है। सेकेंड फेज जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जा रहा है उसमें साफ तौर पे समाजवादी पार्टी गठबंधन को एडवांटेज रहेगा, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे सीट है जहां आप सिर्फ जाट मुस्लिम का वोट, और कई ऐसा सीट है जहां की सिर्फ मुस्लिम वोट पे सीट निकलता है, जैसे संभल हो गया 67% मुस्लिम वोट से, उसमें आपको जरूरत किसी का नहीं है। वहां पे जैसे इकबाल महमूद है वो आराम से जीत जाएंगे। उनके जो पिछले बार के बड़े ये उम्मीदवार थे वो भी उनको भी उठाकर अखिलेश ने बड़ा अच्छा किया। वो एमआईएम के बड़े अच्छे दावेदार थे, उनको बगलवाला कॉन्स्टिट्यूएंसी समाजवादी टिकट पे दे दिया। तो एक और चीज भी जो हुआ है, अखिलेश यादव की कैंडिडेट सिलेक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है ये भी। और बीजेपी का बड़ा वीकनेस ये रहा कि जो बीजेपी 1/3 एमएलए को बदल डालती है, लेकिन इस बार तो अति पिछड़ा वर्ग इसको छोड़ के गए, उससे बीजेपी को एक आफत पैदा हो गई कि बीजेपी इसके बहुत सारे सिटिंग एमएलए को चेंज नहीं कर पाए, और वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को हर्ट करता है। जी राजेश, हमने देखा कि ये चुनाव के शुरुआत में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने खूब दौरा किया उत्तर प्रदेश का, अभी भी जा रहे हैं वेस्टर्न यूपी में लगातार, और उनकी सभाओं में बहुत भीड़ आ रही थी। हमने देखा कि उनकी पार्टी ने बिहार में 5 सीटें जीती। तो आपका कहना है कि इस बार मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पीछे गोलबंद हो गए हैं वेस्टर्न यूपी में। इसका मतलब क्या है कि क्या हम माने कि ओवैसी जो है वो भीड़ तो जुटा रहे हैं, लेकिन वो भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट होती हुई अभी आपको नजर नहीं आई? एकदम सही कहा आपने। ओवैसी को सुनने के लिए बहुत लोग जाते हैं, खास करके जो युवा वर्ग है उनमें बहुत उत्साह है, और कई चीजें जो ओवैसी बोलते हैं उनको पसंद होता है, खास करके कि मुसलमानों को अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, अपना पार्टी बनाना पड़ेगा। ये चीज युवा वर्ग में बहुत चलता है।
लेकिन साथ साथ एक चीज भी हुआ है जिसकी बहुत लोगों ने किया। मैं देवबंद में था उस दिन, ओवैसी साहब के एक रैली था, और वहां पे जब हम पहुंचे तो थोड़े देर हो गए, तो हमने सोचा कि देर हो गए, लेकिन हमने देखा कि सारे लोग वापस आ रहे, तो हमने सोचा कि रैली खत्म हो गया। तो लोग सारे वापस आ रहे थे, तो सारे यंग लोग थे, सारे दारुल उलूम के थे। तो पता चला ओवैसी साहब आए नहीं वहां पर। तो वो जो स्टूडेंट्स थे वो सारे तो यूपी के बाहर के थे ज्यादातर। ठीक है, वो बड़ी गए थे, बड़ी उत्साह बारीक था कह लोगों रहे में। हैं आप। तो उनके साथ बड़ी जब हमने बात किया, उनका ये, कुछ लोगों ने तो कहा कि भाई नहीं, जो ओवैसी कह रहे हैं उसके साथ हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि भाई वोट कहां जा रहा है, फिर वो कहते हैं कि देखिए बिहार में ओबीसी साहब ने बहुत अच्छा प्रचार किया और मुसलमानों ने उनको दबा के वोट दिया। उसका आउटकम ये हुआ कि भाई वहां बीजेपी जीत गई। बंगाल में मुसलमान लोग जो है वो गए नहीं ओवैसी या और किसी के साथ, उन्होंने अपना वोट ममता को दिया और बीजेपी हार गई। तो एक, कई लोगों का मुसलमान वर्ग में ये कहना है कि हमारी एक तरह से सहमति हो सकती है ओवैसी जी जो बात कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि वो चीज अभी वेट कर सकता है, और अभी तो फिलहाल तो हमें बीजेपी को हराना है, और उसके लिए समाजवादी पार्टी ही हरा पाएगा। और हम पहले जो गलतियां किए हैं, वो जो हमारे वोट बढ़ जाता था और बीजेपी जीत जाती थी, हम चाहेंगे कि उसको किसी तरह से रोकें। और अगर आप देखोगे तो मुसलमान समाज में जिस तरह का संयम दिखाया है, ये कोई भी इशू के ऊपर इन्होंने अपना एफर्ट्स किया है प्रोवोक नहीं होने का। तो उसके कारण हिंदू मुस्लिम कार्ड भी इस बार उत्तर प्रदेश इलेक्शन में काम नहीं कर रहा है। खास करके हो सकता है इलेक्शन के समय मध्य यूपी में, पूर्वांचल में क्या होगा अभी तो शुरू नहीं हुआ है वहां पे फुल फ्लेजेड कैंपेनिंग, कई जगह में हुआ है लेकिन उस तरह से नहीं पकड़ा है मोमेंटम। लेकिन पश्चिमी यूपी में मैंने कहीं लोकल लीडर्स को ज्यादा इन बातों के ऊपर मुसलमान मुद्दा उठाते हुए भाजपा के लोकल लीडर्स को नहीं देखा। तो जबकि जेवर में जब एयरपोर्ट हुआ तो इन्होंने, योगी जी ने जिन्ना का नाम लिया। शुरू में जिस तरह से ये कोशिश कर रहे थे एक भड़काने का, जो भड़काऊ वाले भाषण दे रहे थे, वो हमें नहीं दिखाई दिया। और एक तरह से कहा जाए तो वहां तो एक कहानी चल रहा है, यहाँ तो भाई गन्ना का बात हो रही है, जिन्ना का बात नहीं हो रही। तो यानी कि गन्ना जिन्ना के ऊपर हावी हावी हो रहा है। तो वहाँ कहानी अलग है। वहाँ पश्चिमी यूपी में किसानों का इशू, गन्ने का एरियर्स का इशू, और कहीं ना कहीं एक लेवल पे ये जो महंगाई भी बहुत बड़ा इशू हो रहा है। और ज्यादातर वहां पर ये किसान आंदोलन ही बात है, और उससे जो है बीजेपी का जो लॉस हुआ है वो इतना आसानी से उसका भरपाई होते हुए नजर नहीं आता। राजेश, हमने देखा 2013 में एक ट्रेडिशनल अलायंस था पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों और मुसलमानों के बीच में। चौधरी चरण सिंह, रशीद मसूद मिलकर चुनाव लड़ते थे और वो काफी हद तक वहां पे उनकी पकड़ बनी रही। उसके बाद भी उनके बेटे के टाइम पे भी ये कायम रहा, चौधरी अजीत सिंह के टाइम पे। लेकिन 2013 के दंगों में ये जाटों और मुसलमानों का अलायंस टूट गया, क्योंकि ये दोनों ही वर्ग जो है एक दूसरे के आमने सामने थे। तो क्या अब ये दंगे 2013 के अब पुरानी बात हो चुकी है, वो जख्म भर चुके हैं और दोनों ही पक्षों ने अपना समझौता कर लिया है एक लार्जर एनिमी बीजेपी से निपटने के लिए? क्या आपने ऐसा देखा वहां पे? देखिए, जख्म तो पूरा नहीं भरा है। कहीं ना कहीं जो एक, ऐसा है कि पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले कोई एक म्यूचुअली सस्पिशियस एनवायरमेंट नहीं था तभी तो उसी का फायदा उठा के वो राइट्स हुआ है ना। कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइंस तो थे ही। तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि वो फॉल्ट लाइंस पूरे को पूरे रिपेयर हो गए। लेकिन ये चीज कह सकते हो, एक एहसास है
कि हमारे जो असली मुद्दे हैं वो ये नहीं है। हमारे धर्म और हमारे धर्मगत जो डिफरेंसेस हैं वो असली मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब गन्ना का बात होता है तो सब मिल जाते हैं। और देखिए, इनको बहुत घाटा भी झेलना पड़ा है। आप ये समझिए कि एक जाट सिर्फ एक ही चीज समझता है, वो किसानी है, वो अपना खेत के बारे में ही सोचता है। और इनको जब 2013 के दंगों के बाद कई जगह से जो मुसलमान लोग छोड़ के चले गए, तो इनको मुसलमान क्या करते हैं, इन्हीं के खेत में जो जितने सारे मशीनों का काम हो, कटाई का काम हो, रिपेयरिंग का काम हो, अनेक सारे एंसिलरी एक्टिविटी जो होते हैं वो तो मुसलमान लेबर करते हैं। तो इनको दो दो गुना पैसा देना पड़ा है। उस समय तो 2018 में मैं जब दौरा किया था, बहुत सारे किसानों ने बोला जिस पर जो इनके जो घर की मरामती होती है या घर बनाते हैं वो मिस्त्री मुसलमान होता है, वो कारीगर मुसलमान होता है, इनके टेलर्स मुसलमान होते हैं। तो एक तरह से जो है ना, वहां एक संतुलन बना हुआ है, एक दूसरे के ऊपर बड़े सारे तरीके से निर्भर हैं। और देखिए, जाटों का तो वो तो मंदिर टेम्पल वर्शिपिंग में इतना विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो आप किस चीज को लेकर उनको एक आ गए इस आड़ में, उनको ये समझ हो रहा है, इसका एहसास हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो घाव है वो पूरे भरे नहीं है, लेकिन एहसास जरूर है कि वो गलती दोबारा नहीं होने देना है। और इस दौरान 2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि उसमें पोटेंशियल था। एक जगह 2 लोग नशा में आकर शुरू कर दिए थे कांड, लेकिन जहां जहां जब जब कुछ कुछ हो रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि तुरंत जो समाज का हो रहा है, दोनों समाज के लोग आ जा रहे हैं और उसको सुलझा दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि ऐसा कोई भी चीज बड़े पैमाने पे बढ़ जाए और 2013 रिपीट हो जाए। 2013 कोई नहीं चाहता है वहां पर। मैं पहले राजेश के बाद में आऊंगा। एक सवाल मैं औरंगजेब से पूछना चाहूंगा। औरंगजेब, सहारनपुर के इमरान मसूद कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चहेते नेता, उनको काफी सम्मान दिया जाता था। जैसा राजेश ने बोला कि मुसलमान जो है वो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के अलायंस के पीछे गोलबंद हो चुका है, तो क्या यही वजह रही कि इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए हैं? क्योंकि उनका एक अपना वोट है और उनको पार्टी का वोट चाहिए था, जो कि उनको लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो वोट अब खो चुकी है, कांग्रेस उनको प्रोपेल करने की हालत में नहीं है विधानसभा के अंदर, तो कांग्रेस लड़ाई से बाहर हो गई। देखिए राजेश, आपके सवाल में ही जवाब है कि कांग्रेस जो है वो इस चुनाव से बाहर ही है। देखिए, आप 3 महीनों में उस प्रदेश में जहां आपका संगठन पिछले 30 सालों से है ही नहीं, आप 3 महीने में जाके वहां चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप दिल्ली से बैठ के उत्तर प्रदेश को मैनेज नहीं कर पाओगे। ये हम देखते आ रहे हैं, यही हो रहा है कांग्रेस के साथ। देखिए, 2009 में कांग्रेस की जो एक उनकी परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में जो बहुत ही बेहतरीन थी, कई सालों के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग थी, काफी अच्छी थी, 22 सीटें उन्होंने जीती। उसके बाद आप देखें कि उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया उसको अपनी स्थिति को सुधारने में। 2009 के बाद 2012 का चुनाव हमने देखा, उसमें आप देखिए क्या हालत रही। तो कहीं ना कहीं संगठन आपका तो बहुत ही कमजोर है। इमरान मसूद क्या, आप कोई भी अगर लेंगे वो भी तो देखेगा कि मैं किस पार्टी के साथ जा रहा हूं, कहां उनकी स्टैंडिंग है इस चुनाव में, तो वो रहेगा नहीं। आप उनकी बात कर, ललितेश त्रिपाठी वो चले गए उससे पहले, हालांकि वो तृणमूल में गए, लेकिन ऐसे जितने भी युवा नेता थे वो वहां पे इसलिए नहीं रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अभी तक मैंने कोई विजन नहीं देखा यूपी के लिए कि हम जी 5 साल हम ये करने जा रहे हैं। आप देखिए, प्रियंका गांधी 2019 में उनको बना दिया, 2019 से आज 2022 आ गए। अच्छा, हम बार बार सुन रहे थे कि शीला कोल जी उनका घर ले रहे हैं, वो वहां पे रेंट पे ले रहे हैं। क्या हुआ उसका? हाथरस में आपने काफी आगे तक बढ़े, उसके बाद आप एकदम बैक स्टेप ले लिए। तो ऐसे जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो भी लखीमपुर खीरी, बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि आपको वहां टाइम देना पड़ेगा। आप दिल्ली से चाह रहे हो कि इतने बड़े प्रदेश को आप मैनेज करोगे, वो नहीं होगा। आपको वहां बैठ के वहां अपना संगठन खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप वो नहीं दे पा रहे हो राजेश, इसीलिए लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। आप देखिए, अभी आरपीएन सिंह चले गए, उनको अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था जी। जितेंद्र प्रसाद गए, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद गए, आरपीएन गए, तो इनको अपना भविष्य कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रहा। अदरवाइज दोनों आप देखेंगे कि संगठन में अच्छे पदों पे थे दोनों, एक झारखंड के इंचार्ज थे और एक वेस्ट बंगाल के इंचार्ज थे। ऐसा नहीं था कि पार्टी ने साइडलाइन कर दिया था उनको, बहुत ही अच्छी जगह थे, लेकिन उनको अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था इस पार्टी में, तो छोड़ के चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस को और टाइम देना पड़ेगा। दिल्ली से मैनेजमेंट नहीं होगा ये राजेश। और जब एक सवाल और, प्रियंका गांधी को कांग्रेस में तुरुप का इक्का कहा जाता था और ये कहा जाता था कि प्रियंका अगर आएंगी तो कम से कम एक चुनाव तो जितवा सकती हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत पतली है और प्रियंका गांधी वहां पे उत्तर प्रदेश में चुनाव की सर्वा है, तो ये हार जो है, क्या इसे प्रियंका गांधी की निजी हार माना जाएगा या माना जाएगा कि प्रियंका का जादू नहीं चला? नहीं, देखिए, हार तो जो हार होगी वो तो प्रियंका गांधी की ही होगी, लेकिन उससे ज्यादा आप ये देखिए कि उन्होंने उस संगठन खड़ा करने में क्या किया। देखिए, हम उनको तुरुप का इक्का बताते थे, लेकिन आप अगर जाएंगे 2012 में उन्होंने रायबरेली का और अमेठी में बोला था अपनी माता को, जो कांग्रेस अध्यक्ष थी उस टाइम, कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे हम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि अचानक आप जाओगे और तुरुप का इक्का बता के आप बहुत कमाल कर दोगे, नहीं, क्योंकि आपका बिहार और यूपी और ये दोनों प्रदेश बहुत ही जरूरी है। अगर आप नेशनल लेवल पे अपना रिवाइवल चाहोगे तो आपको वहां टाइम देना पड़ेगा, संगठन खड़ा करना पड़ेगा, और उसके बाद आप तुरुप का इक्का या कुछ भी बन के दिखाओगे तो तब काम करेगा, अदरवाइज आपका वो बिल्कुल काम नहीं करेगा राजेश। परंतु हार और जीत राजनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी अमेठी से हारे, लेकिन हारने के बाद वो दोबारा गए ही नहीं वहां पे। अगर वोटर उनसे रूठे थे तो नाराज थे, तो उनको मनाने भी नहीं गए। आप कह रहे हो हार के बाद, मैं कह रहा हूं वो जीत के बाद तो बहुत कम जाते थे। आप एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे किसी का फैन नहीं हूं, मैं खाली आपसे ये कह रहा हूं कि जब 2014 में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, उसके बाद वो कहां थी? पूरा समय उन्होंने अमेठी में दे दिया, और दूसरी तरफ जिसको अमेठी ने बार बार चुन के भेजा वो कहां थे? तो आपको देखिए, वोटर्स को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, आप उसमें समझ है। आप ये देखिए, राजेश अभी गए हैं यूपी में, बहुत वोटर समझ बूझ के आपके साथ बात भी करता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं जाके माइक खड़ा लेके मैं आप किसको वोट कर रहे हैं, वो भी नहीं अब हो रहा है। बहुत ही उनको, वो आपको अपने मन की बात नहीं बोलते हैं इतनी आसानी से, तो काफी उनमें भी सूझबूझ है। तो वोटर को आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। अदरवाइज तो वो बहुत सारी पार्टीज है, उनके लिए उनकी तरफ चला जाएगा जो भी उनके लिए कुछ करने को तैयार होंगे। जी राजेश। राजेश के पास वापिस चलते हैं। राजेश, ये मथुरा का मुद्दा जो है वो कितना रेजोनेट हो रहा है वेस्टर्न यूपी में, मथुरा और आसपास के इलाकों में, और उससे बियॉन्ड भी? देखिए, इस चुनाव की एक अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के समय में नैरेटिव बनाने की में बहुत बढ़िया तरीके से नैरेटिव बनाती है और बड़े सक्सेसफुल रहते हैं, इस बार के चुनाव में ये कोई एक नैरेटिव के ऊपर सेटल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके कई सारे नैरेटिव काम नहीं किए। सबसे पहला नैरेटिव इनका था कि योगी सरकार के अंदर विकास और लॉ एंड ऑर्डर, यदि वो जो लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट जो आई है उसको बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग वर्ग के लोग मानते भी हैं, तो जब आप पूछते हैं उनसे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है, तो वो कहते हैं कि हाँ बेहतर हुआ है। लेकिन क्या आप लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है इस बेसिस पे आप वोट दोगे बीजेपी को? उसका जवाब उलट जाता है, नहीं, वोट देने का जो आधार है वो अलग इश्यूज है। और वो वहां पर विकास का जो इनका पहले का जो बात था वो मार खा गया, क्योंकि बड़े कठिनाई झेलने पड़ी है लोगों को कोरोना काल में,
और ऐसे भी योगी सरकार के ऐसे रहे हैं कई सारे चीजें कि एक परसेप्शन सा बन गया ये सरकार गरीबों के लिए नहीं काम करती है, और खास करके मध्यम वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, बहुत झेले हैं। यदि वो बहुत सारे लोग इस सब कठिनाई झेलने के बावजूद भी वो बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि वो उनका सपोर्ट बेस है, सामाजिक जो समीकरण है उस हिसाब से। लेकिन पहले तो ये विकास और लॉ एंड ऑर्डर का नैरेटिव नहीं काम कर पाया, फिर ये उठे कि इनका जो ट्रम्प कार्ड होता है, और ये पहले ये हिंदू मुसलमान चीजों के बारे में सोच नहीं रहे थे, क्योंकि आपको अगर याद होगा सितंबर तक उत्तर प्रदेश का हालत यह था कि हर कोई कहते थे कि ये लड़ाई तो एक तरफा है, योगी जी वापस आएंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो हताश बैठा हुआ है। लेकिन क्रेडिट यहीं पर, जो पिछला डिस्कशन किया था, क्रेडिट यहीं पर प्रियंका गांधी को जाता है और कांग्रेस पार्टी को जाता है कि लखीमपुर खीरी इंसिडेंट के बाद जिस तरह से उन्होंने नैरेटिव बनाया, उससे एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आ गई। और उसके बाद बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए, अखिलेश यादव जिस तरह से उसको लेकर आगे बढ़ गए, हालांकि पिच तो बनाई प्रियंका ने और विकेट और स्कोर बना ली अखिलेश यादव ने, और उसके बाद इनको लगा कि नहीं, ये मामला तो हाथ से खिसक रहा है। तब ये अपने ब्रह्मास्त्र हैं जो है हिंदू मुसलमान कार्ड, तब इन्होंने मथुरा में ये बात उठाई, जेवर के अंदर जिना को खींचा, दूसरे जगह भी उन्होंने बार बार उसकी जिक्र की। लेकिन आप देखिए ये सब चीजों को हो गया 2 महीना, आपको अभी कहीं भी चुनावी प्रचार में ये बातों का जिक्र हो रहा है? आपको कहीं कोई एनालिस्ट या कोई बोल रहा है कि भाई इन इशुओं के ऊपर लोग विवाद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से हिंदू मुसलमान कार्ड भी काम नहीं किया है। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि हर चुनाव में भाई मोदी जी के ऊपर भाजपा की बड़ी डिपेंडेंस होती थी कि आखिरी में मोदी जी रैली करेंगे और वो माहौल को ठीक कर देंगे भाजपा के लिए। एक तो ये कहा नहीं जा सकता है कि इस बार रैली करने को मिलता तो क्या होता, लेकिन ये जो वर्चुअल कैंपेनिंग का हो गया, जो कोरोना के लिए ओमिक्रॉन को लेकर जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर आ गया, तो पहले तो भाजपा के अंदर ये था कि भाई शायद ये उन्हें हेल्प कर जाए, क्योंकि डिजिटली वो लोग बेटर ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन अब मैं बहुत सारे जगह मुझे भाजपा के लीडरों को जब मैं पूछा आपको चुनौती किस चीज का है, तो उन्होंने कहा देखिए ये जो हमारे बड़े सभा होते थे, प्रधानमंत्री आते थे, बड़े सभा होते थे, ये सभा हमें माहौल बनाने में बहुत मदद करता था। इस बार हमारा माहौल नहीं बन पा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। तो जब वो सभा नहीं है, वो माहौल नहीं बन पा रहा है, तो कोई नैरेटिव भी क्लिक नहीं कर रहा है। तब बात आ जाता है घूम फिर के सारे सामाजिक समीकरण के ऊपर। इसीलिए ये चुनाव सामाजिक समीकरण के बारे में ज्यादा है, मुद्दे वगैरह सब रहेंगे रेल्स में, वो भाषण में आएंगे आपके, लेकिन जो जनता की जो वोट हो रही है, कुछ एक वर्ग को छोड़कर, हो सकता है युवा वर्ग में कुछ लोगों का, उसमें वो लोग बेरोजगार और महंगाई से अफेक्टेड है, लेकिन वो जो अफेक्ट कर रहा है वो बीजेपी का ही वोट टूट रहा है जी, ये वो भाजपा का ही वोट टूट रहा है जी। तो दूसरे जो वर्ग के हैं वो ज्यादातर सामाजिक समीकरण पे ही चलेगा कहानी जी। राजेश, आपने बात कही कि नरेंद्र मोदी करिश्माई नेता है और उनका वोटर के साथ एक कनेक्ट है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर करिश्माई नेता है, उसी स्तर पर उत्तर प्रदेश में योगी का एक करिश्मा माना जाता है, योगी की एक फैन फॉलोइंग है। उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। लेकिन एक बात जो ये कही जा रही है कि अगर बीजेपी बहुमत से थोड़ा सा नीचे रह जाती है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि योगी दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने। जब आप ग्राउंड पे गए तो आपको क्या सुनने को मिला कि अगर बीजेपी दोबारा से सत्ता में आई तो योगी ही उनके चेहरे, अभी तो बीजेपी योगी को ही चेहरा मार के चल रही है, लेकिन ऐसी अंदर खाते हमने बातें सुनी है कि अगर 160-170 पे बीजेपी रह जाती है तो शायद केशव प्रसाद मौर्य जो है कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इस सूरत में योगी का करिश्मा जो है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, और अगर योगी को बीजेपी को हटाना पड़ जाता है तो क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए ये बात चर्चा हो रहा था पहले कि अगर योगी जी वो 270-260 सीट जीत कर आते हैं वापस, तो उन्हें हटाना मुश्किल हो जाएगा। किस बेसिस पे आप हटाओगे?
ठीक है। लेकिन बात हो रही थी कि अगर 200, 210 या बहुमत से नीचे हो गए, अलायंस पार्टनर का जरूरत पड़ा तो बीजेपी शायद और किसी को। मेरा थोड़ा समझ, मैं सोचता हूं कि ये सब बातें बेफजूल है। बेफजूल इसीलिए है कि जो कारण होगा भारतीय जनता पार्टी का वहां पे मुख्यमंत्री बदलने का या जो मुख्यमंत्री है उनको रखने का, वो कई पैमाने पे ये चुनाव के परिणाम के ऊपर निर्भर करता है। वो कैसे? मैं ये कहता हूं चुनाव का परिणाम कुछ भी आए उत्तर प्रदेश का, इसका बड़ा प्रभाव होगा एक तरफ देश के राजनीति के ऊपर, लेकिन भाजपा का जो एवोल्यूशन हो रहा है उसके ऊपर भी बड़ा प्रभाव होगा। भाजपा इसके बाद अगर ये हारते हैं तो भाजपा हो सकता है अपने जो नेतृत्व है राज्य में उनका, उसके ऊपर विचार करेगी। जो एक ओबीसी केंद्रित पार्टी का इमेज लेकर भाजपा गई थी 2019 के चुनाव में और उसके बाद बाकी बहुत सारे राज्य के चुनाव में, कहीं ना कहीं योगी जी का शासनकाल में वो ओबीसी पार्टी का इमेज को जरूर धक्का पहुंचा है। और अगर ये चुनाव हारते हैं या हारते हारते जीत लेते हैं तो बात वहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद 2024 की तो तैयारी करनी पड़ेगी इनको, और ये इस बात को समझते हैं कि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश वैसे ही अहमियत रखता है जैसे अभी रख रहा है। तो आपको योगी जी बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये इन चीजों के ऊपर होता है। हालांकि एक चीज मैं आपको कह दूं कि भाजपा में लोग आपको ओपनली बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर उनमें से किसी को आप अच्छी तरह से जानते हो या कोई थोड़ा सा मुफट हो तो कह दे रहा है कि अगर वो सारे असंतुष्ट है योगी जी से, बड़े पैमाने पे एमएलए इनके असंतुष्ट है, ये हकीकत है। और ये पार्टी हाईकमांड जानती है, लेकिन योगी जी है, उनका एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। वो एक विचारधारा को जो विचारधारा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना दिनों से संघर्ष कर रहा है उसके एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो जो चीज दूसरे लोग हिचकिचाते हैं करने में, ये तो आगे बढ़कर कर लेते हैं। उनको शहर का नाम बदलना है तो कल ही बदल डालते हैं। जो इनका राजनीति है उसको खुल के बोलने से हिचकते नहीं है। तो ये सब भी कारण होता है। तो ये इतना आसान सवाल नहीं है। ये आपको पहले तो अभी देखिए चुनाव ये जीतते हैं नहीं जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद योगी जी को हटाना, आपने जो कहा एकदम सही कहा, उन्होंने भी अपना एक वोट बैंक बना लिया है। उनका भी एक छवि बनी है, और वो छवि केवल जनता के बीच में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर हो या इनके परिवार के और जो भी संघ परिवार में जो है उसके अंदर एक वर्ग ऐसा है जो योगी का आप कह सकते हो अंधा भक्त भी है। तो पार्टी को ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा कह नहीं सकते हैं, जब अगर हमको पार्टी के अंदर क्या हो रहा है ये ऐसा चीजें इसके बारे में बहुत कम ही लोगों के पास जानकारी होगी। बाकी तो सब गेस वर्क है, उसको करके क्या फायदा है। राजेश, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और, हम योगी की जब बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि योगी का राज बेसिकली उत्तर प्रदेश में ठाकुर राज में बदल गया है, और बहुत सारी दूसरी सवर्ण जातियां, स्पेशली ब्राह्मण जो है वो इस स्थिति से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं है बीजेपी के साथ जाने के सिवा। तो आपने क्या ये खदबदाहट ब्राह्मणों के बीच में आपने देखी जब आप दौरा कर रहे थे उत्तर प्रदेश का? देखिए, मेरा छोटा दौरा हुआ है वाराणसी का। वहां का हकीकत उस समय था, लेकिन ये सारी चीजें बदलने से पहले क्या था। वहां हकीकत ये था कि बड़े सारे ब्राह्मण लोग बड़े ओपनली योगी जी के क्रिटिसिज्म करते थे, लेकिन ये कहते थे हम जाए तो कहां जाए, तो हम तो मोदी जी के लिए हैं, भाजपा में हैं, ठीक है, भाजपा के साथ हैं, ठीक है। अब चुनाव आते आते कई जगह अगर कोई कैंडिडेट लेवल पे ऑल्टरनेटिव मिल रहा है उनको,
तो कुछ जगह आप देखेंगे ब्राह्मणों के बीच में वोटिंग अलग तरह से होगा, कुछ ब्राह्मण वोट तो टूटेंगे भाजपा से, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी सवर्ण वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कोई ज्यादा घाटा नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो थोड़ा बहुत कहीं लगता है कि कांग्रेस के पास कहीं कुछ कुछ जगह ऐसा है, कांग्रेस के पास कुछ जाएंगे उनके वोट, लेकिन मूल तौर पर अगर आप देख लीजिए हर किसी वर्ग का वोट टूटकर किसी ना किसी को जा रहा है, वो सारे अपसेटिंग हो जाता है। ज्यादातर आप कह सकते हैं कि अपर कास्ट वोट बेस बीजेपी का इंटैक्ट है। राजेश, एक सवाल, जी 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 जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और, हम जहां वोट बैंक की, ट्रेडिशनल वोट बैंक की बात कर रहे हैं, तो मायावती का ट्रेडिशनल वोट बैंक जाटव वोट, और मायावती का सब लोग एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन जो है बहुत ही खराब रहने वाला है। और इसकी शायद वजह यह है कि बहुत सारी वजह कही जा रही है। आप क्या इस बात से, जमीनी हकीकत जो आपने वहां पे देखी, आपको लगता है कि मायावती का ट्रेडिशनल वोट बैंक जो है उनसे छिटक गया है? बहुत सही। मायावती के जो कोर वोटर बेस है वो अगर हम माने तो जाटव, और उसी जाटव का पॉलिटिक्स को लेकर उनके साथ जो एक मुसलमानों का एक बड़ा तबका उनसे जुड़ा हुआ था। तो और मैं अभी भी दोनों के अंदर मायावती के लिए उतनी ही इज्जत है जो पहले था, क्योंकि उनका एक मानना है, खास करके जाटवों का मानना है और दूसरे दलितों का भी मानना है कि आज अगर उनको दूसरे राजनीतिक दल में इज्जत मिलता है वो इसीलिए कि एक बीएसपी जैसे राजनीतिक एक पॉलिटिकल पार्टी, दलितों का पार्टी एक स्ट्रांग खड़ा है। अगर ये बीएसपी नहीं होता तो आज उनको जो इज्जत दूसरे दल में भी मिल रहा है, जब वो दूसरे दल में जाते वो नहीं मिलता। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये अचीवमेंट कोई दलित लीडर का नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास में, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि 2022 शायद मायावती के लिए एंड ऑफ द रोड है। इन्होंने कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ बड़े गलतियां कर बैठे हैं और शायद अब बहुत देर हो चुका है उसको ठीक करना, मुझे लगता है ऐसा। अब बात होती है कि फिर भी एक जाटव वर्ग, उनके जो वोटर्स है, बहुत सारे लोग उनके साथ रहेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि ये पार्टी दुर्बल ना हो जाए, ये पार्टी बजाय रहे। और हो सकता है उनका ये भी आशा है, शायद हो सकता है मायावती जी कुछ करे बाद में, लेकिन मुझे लगता है बीएसपी का रिवाइवल मुश्किल हो सकता है 2022 के चुनाव के बाद। जब मुश्किल हो जाता है तो ये जो बीएसपी का एक जो वोट बेस, और ये बड़ा सब्सटेंशियल वोट बेस है, पिछले चुनाव में भी उन्होंने 22% वोट दिया था, ठीक है, अब मुसलमान वहां से हटके एसपी चले गए। यही मैं कहता हूं कि ये जो राजनीतिक समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है उत्तर प्रदेश का, उसके ऊपर इस चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन बहुत उछल पुथल होने वाले हैं। और यही जो औरंगजेब कह रहे थे कांग्रेस की बात, एक कांग्रेस की पार्टी के लिए भी मौका है, बशर्ते प्रियंका गांधी इस चुनाव के बाद फिर से ना भूल जाए उत्तर प्रदेश को। क्योंकि कांग्रेस की कमी क्या है, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक कोर सोशल बेस है। यादवों के पास 8%, समाजवादी पार्टी के पास 8% यादव वोट्स है, और उसी को लेकर वो पेरीफेरी में बाकी सपोर्ट ग्रुप बनाता है। बीजेपी के पास सवर्ण जात का कोर बेस है, और उसके इर्द गिर्द पेरीफेरी में सपोर्ट बेस बनाता है, कुर्मी को ले लिया, निषाद को ले लिया, इस सबको लेके। बसपा के पास दलितों का कोर सपोर्ट बेस था, उसको लेकर उन्होंने पेरिफेरल सपोर्ट मुसलमान का हो और जिनको है अपने फोल्ड में ले ली। कांग्रेस के पास कौन सा वर्ग है? कोई वर्ग नहीं है। प्रियंका गांधी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव कैंपेन इस बार चलाया है, बहुत बढ़िया कैंपेन चलाया है कांग्रेस ने। अब दुख की बात यह है कि वो कैंपेन जो है कुछ चंद सोशल मीडिया चैनल से आगे नहीं जा रही है, लोगों के पास नहीं पहुंची है। मैं हर जगह जहां जाता हूं, गांव में लोग, महिलाओं को पूछता हूं, आप प्रियंका गांधी को जानते हैं? आप लड़की है, लड़ सकती हूँ नारा सुने हैं? आपको पता है कि प्रियंका गांधी ने 400 में से 100 सीट महिलाओं को दिए हैं? ये जो प्रियंका गांधी को तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बाकी 2 सवालों के बारे में वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। तो आप तो ये डिसेमिनेट ही नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रयास है एक
वीमेन एज ए पॉलिटिकल ब्लॉक, ये जो कोशिश है, ये कोशिश काबिले तारीफ है और इसका समर्थन होना चाहिए। और इसमें पोटेंशियल भी है कि एक कोर बेस होकर बन सकता है, लेकिन एक कोर बेस नहीं होगा। जो अगर मायावती के एंड ऑफ द रोड होता है तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि ये अगर दलितों के ऊपर फोकस करके अगर दलितों में एक कोर बेस बना ले, उसके साथ अगर ये महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को कल्टीवेट करे, और जैसा कि आप कहते हैं कल को ब्राह्मण अगर नाराज होकर इनके पास आ जाता है, क्योंकि ना ब्राह्मण कांग्रेस का एक समय पे नेचुरल एलाई था उत्तर प्रदेश के अंदर, और तब मुसलमान वर्ग अगर ये तीनों का समीकरण देखता है तो मुसलमान वर्ग चाहेगा कि कांग्रेस के साथ जाए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ये भी जान लीजिए आप, अब ऑल इंडिया लेवल पे मुसलमान वर्ग अगर 2024 में आप देखेंगे बड़े पैमाने पे कांग्रेस के साथ जाएगा। वो पुराना खेल नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए, खेल बदल चुका है। तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये फिर वही विनिंग कॉम्बिनेशन आ जाएगा जो पुराने दिनों का था, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और एक दो जाति को ले लीजिए आप, फिर राज्य में आप फॉर्मिडेबल फोर्स बन जाते हैं। देखिए राजनीति में 5-10 साल के उठाव और गिराव से कोई कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी 20 साल पहले 15% वोट बेस पे थी, आज के डेट पर उत्तर प्रदेश में छप्पा छप्पा हर जगह उनके संगठन, हर जगह उनका झंडा दिखता है। और यही कांग्रेस पार्टी 30 साल पहले तक उत्तर प्रदेश के हर गली में थी और आज कहीं नामो निशान नहीं है। तो राजनीति में तो 10-20 साल बड़े छोटे ब्लिप इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री होता है। तो इसीलिए कोई पार्टी को रूल आउट कर देना, कोई आइडियोलॉजी को रूल आउट कर देना, कोई राजनीतिक ढांचा को रूल आउट कर देना, ये एक मैच्योर्ड रीडिंग नहीं होगा कोई पॉलिटिकल सिचुएशन। मैं इस मुद्दे पर आखिर में औरंगजेब की राय लेना चाहूंगा। औरंगजेब राजेश ने कहा कि राजनीति में 10 साल का वक्फा बहुत कम होता है। 2 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। राजेश ने यह भी कहा कि बीजेपी की हालत एक वक्त में बहुत पतली थी और आज बीजेपी देखिए किस तरीके से सर्वे सर्वा बन के बैठी हुई है। लेकिन मेरा इसमें छोटा सा ये कहना है कि बीजेपी तब तक नहीं उठी जब तक कि उनको एक करिश्माई नेतृत्व नरेंद्र मोदी का नहीं मिला। नरेंद्र मोदी की अपील जो है वो बीजेपी की अपील से भी आगे जाती है। राहुल गांधी करिश्माई नेता हैं, माना जा सकता है, उनके पास गांधी परिवार का लेगेसी में मिला हुआ करिश्मा है, लेकिन राहुल गांधी क्या मोदी के सामने आमने सामने टिक पाएंगे? देखिए आप दोनों ने कहा कि पॉलिटिक्स में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। हमने देखा बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है, मेहनत भी बहुत जरूरी है। अब आप देखिए मोदी जी की बात आप कर रहे हैं, 24/7 पॉलिटिशियन है, वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो बिल्कुल उनका दिमाग में कुछ ना कुछ, देखिए इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन को इस संदर्भ में बोला उन्होंने। तो आप जो है राहुल गांधी देखिए आप अगेंस्ट बहुत ही जो 24/7 पॉलिटिशियन के खिलाफ है, उनके राइवल्स हैं, तो आपको वैनिशिंग एक्ट्स नहीं कर पाएंगे। आपको उस कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, आपको लड़ना पड़ेगा। आप आते हो, आप बेशक आपका भाषण बहुत अच्छा है परसों का जो आपने दिया था लोगों ने, लेकिन उसका फॉलो अप आपको करना है। वो फॉलो अप हम देखते नहीं। जैसे राजेश ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि लखीमपुर खीरी में जो बना दिया माहौल वो प्रियंका गांधी ने बना दिया, लेकिन उसका फायदा अखिलेश ले गए क्योंकि आप गायब हो गए पिक्चर से। और मैं राजेश की बात बिल्कुल ये मानता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि 6 महीने पहले क्या लोग कहते थे, मीडिया में क्या आता था कि वन साइडेड है, और बिल्कुल हमने यही हालत देखी थी बिहार चुनाव से पहले। वो कहा गया था कि वहां तो है ही नहीं, विपक्ष तो है ही नहीं, और उसके बाद आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने कहां से कहां पहुंचाया, वहां भी कमजोर कड़ी कांग्रेस ही रही। लेकिन बिल्कुल उन्होंने अपनी पार्टी को, और वो भी लालू प्रसाद के एब्सेंस में, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है राजेश। ऐसा नहीं है कि जैसे राजेश, मैं बिल्कुल मानता हूं कि किसी को रूल आउट नहीं कर पाएंगे आप, किसी को ये नहीं कर सकते कि ये जी खत्म है, लेकिन आपको मेहनत की जरूरत है और आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। जो बड़ा यहाँ पे मुझे अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है कि वो, देखिए बड़ी ये विचित्र बात है कि आपका पार्टी का फाउंडेशन डे होता है और उसी दिन आप चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक
उनको स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा अपने कार्यशैली में। यही मेरा कहना है राजेश जी। एक लाइन पे मैं इसका जवाब दूं। राहुल गांधी करिश्माई नेता हो या ना हो, राहुल गांधी भी हो सकते हैं वो फेस। मुझे लगता है कांग्रेस में दो चीज है। एक तो अगर राहुल गांधी को आप रखते हैं तो भाई राहुल गांधी को एक अमित शाह चाहिए, जी जी जी, क्योंकि आज के इनके पास है नहीं। बहुत महीन बात कह रहे हैं आप। दूसरा बात यह है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे कुछ नेता हैं जिनके बारे में लुटवेंस डेली बात करता है, मैं उनके बारे में नहीं कर रहा हूं। जैसे भूपेश बघेल, गहलोत, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराहट सा है। इसी तरह से किसी को चुन लेना चाहिए, जल्द से जल्द चुन लेना चाहिए। और ये पार्टी प्रेसिडेंटशिप को मेरा ख्याल है कि गांधी परिवार के पास नहीं रहना चाहिए। संगठन बनाने की एआईसीसी को जरूरत है और उनको पूरा फ्रीडम देकर एक अलग से गांधी परिवार जो है उनका एक अहम भूमिका है कांग्रेस में, और वो कांग्रेस का फेस रहे। और लेकिन सांगठनिक तौर पे इन्हें एक चुन लेना चाहिए जल्दी बाहर से किसी को। जी। इस मुद्दे पर, इस बात पर आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। राजेश, हम आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे, बार बार बात करेंगे जब तक कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं हो जाते, नतीजे नहीं आते। रायसीना रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और औरंगजेब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।